नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आईएनएच विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही और जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो उन्हीं खबरों में से आज जो हम चुनकर आपके लिए खास खबरें लाए हैं उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एनटीए की। एनटीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त लहजे में जो एनटीए है उसको फटकार तो लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, साथ ही बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। इसके बाद हम आपको बताएंगे उस खबर के बारे में कि छोटी उम्र में कैसे एक बच्ची ने खुद की जान ले ली और कहां पर बीच सड़क पर सरे राह मर्डर हो गया, इसके बारे में भी बताएंगे। और वॉल्यूम किस तरह से हाई होने की वजह से आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये वॉल्यूम खतरनाक है, ये भी बताएंगे। और किस तरह से देश भर में गर्मी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और पूरा देश एक ही सुर में एक ही बात कह रहा है, मान जाओ मानसून। तो इन तमाम खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर है आईएनएच विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम आईएनएच विशेष। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले एनटीए पर सख्ती की खबर से। और जैसा कि हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज नीट और यूजी विवाद को लेकर ग्रेस मार्क्स के मामले को लेकर जो याचिका लगी थी उस पर सुनवाई हुई है। अदालत ने साफ कहा कि अगर किसी की ओर से भी 0.0001% भी लापरवाही बरती गई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। और बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते, उनकी मेहनत की हम कदर करते हैं, हम उनकी मेहनत को समझते हैं। क्या कुछ और कहा है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से कहा है कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी कर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा रद्द की थी। तब कोर्ट का कहना था कि एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बात के सबूत हैं कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे में परीक्षा रद्द करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच ने इस मामले से जुड़ी 4 याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। वकीलों से भी उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने के लिए निर्देश दिए हैं। 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का रिजल्ट घोषित किया था। पहली बार ऐसा हुआ है जब 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। नीट की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ग्रेस मार्किंग का जिक्र नहीं था। एनटीए ने भी रिजल्ट जारी करते वक्त इसकी जानकारी नहीं दी थी। रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स ने सवाल उठाए, तब एनटीए ने बताया कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है। ग्रेस मार्क किस फॉर्मूले के तहत दिए गए, इस बारे में एनटीए ने कुछ भी नहीं बताया था। इस मुद्दे पर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। The Union Education Minister has no moral right to continue as an education minister. Last 5 years he was continuing as a Minister of Education. Entire examinations credibility had been questioned. The NEET examination is the latest thing. This NEET examination is the latest things. He himself is admitting some gadbadi ho gaya. How can a minister say that? Then he is telling I will punish the officers. The moral responsibility is the political leadership minister. जिन लोगों के बच्चे आज 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, 10वीं में हैं, ऐसे करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें। अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे। तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा
कि नीट की परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। अब जब तक पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक इस मुद्दे पर सियासत में भी वार पलटवार का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो आज की दुनिया में हम सभी किसी न किसी म्यूजिक को सुनते जरूर हैं और म्यूजिक को सुनकर एंजॉय करते हैं, और कोई भी काम हो हमारे कानों में एयरपॉड्स, ईयरफोन्स लगातार लगाकर हम कामों को भी करते हैं, और एक तरीके से हमारी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये ईयरफोन्स बन चुके हैं। और इसीलिए आज हमें लिखना पड़ रहा है वॉल्यूम खतरनाक है। ये वॉल्यूम खतरनाक है, इसके पीछे की वजह ये है कि ये खबर आपको चौंका सकती है, शायद ये खबर आपको सोचने पर मजबूर भी कर दे। वेटरन प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक, अजीब तरह की बीमारी से वो इन दिनों घिरी हुई है। अपनी आवाज़ से पूरी एक पीढ़ी को सम्मोहित करने वाली अलका याग्निक रेयर न्यूरो डिसीज़ के चलते अब सुन नहीं पा रही है, और ये जानकारी वो खुद दे रही है। क्या है ये रेयर डिजीज़, किस तरह से अलका याग्निक इससे प्रभावित हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट। 17 जून को अलका याग्निक ने इंस्टाग्राम अकाउंट से जो पोस्ट शेयर की, उससे पढ़कर उनके फैंस सख्ते में आ गए। पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना चुकी अलका एक रेयर न्यूरो डिसीज के चलते सुन नहीं पा रही हैं। अलका ने अपनी समस्या के बारे में जानकारी देते हुए फैंस और साथी कलाकारों को तेज म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी है। और अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में अलका ने लिखा है कि मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों, कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोस किया, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ। अचानक से हुई इस घटना ने मुझे शॉक कर दिया। मैं खुद इसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ और चाहती हूँ कि इस बीच आप सभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इस घटना के कई हफ्तों बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हेल्थ को होने वाले नुकसान पर बात ज़रूर करूँगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की उम्मीद करती हूँ। जल्द ही फिर आपके सामने आने की कामना करती हूँ। इस नाजुक मौके पर आपका सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। 58 साल की अलका याग्निक बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगरों में से एक हैं। 25 से ज्यादा भाषाओं में 21,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुके अलका ने 2 नेशनल अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए हैं। साल 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाला आर्टिस्ट माना था। अलका ने साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म पायल की झनकार से बतौर प्लेबैक सिंगर डेब्यू किया था। इस साल 2024 में रिलीज हुई क्रू और अमर सिंह चमकीला जैसी फिल्मों के लिए भी अलका ने गाने गाए हैं। अलका याग्निक को अपनी व्यावसायिक मजबूरियों के चलते इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन तेज आवाज में सुनने के आदी और ज्यादातर समय में हेडफोन लगाने के हैबिचुअल हो चुकी बड़ी आबादी के लिए ये खतरे की घंटी है। हेडफोन लगाने के हैबिचुअल हो चुकी बड़ी आबादी के लिए ये खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो ये वॉल्यूम खतरनाक है, और वाकई में जिस तरह से अलका याग्निक जी को ये प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद से ये बात अब लोग भी धीरे धीरे रियलाइज करने लगे, क्योंकि हमारे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ईयर प्लग्स को लगाकर दिन भर सुनने में, गाने सुनने में या बातचीत करने के लिए भी हम कई बार लगा लेते हैं, उस तरह से इस्तेमाल करने में चला जाता है। और एक बड़ी जनसंख्या, कह लीजिए एक युवा पीढ़ी या बुजुर्ग भी आजकल एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये वाकई में दिन भर हम जो लगा कर रखते हैं उसका असर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता होगा। और ये जो मामला सामने आया, ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल भी है। और इस विषय पर बात करने के लिए भी हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, अध्यक्ष IMA, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सर, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से ये मामला सामने आया है रेयर न्यूरो डिजीज़ का, पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि दरअसल ये रेयर न्यूरो डिजीज़ होता क्या है, और जिस तरह से अलका याग्निक जी को हुआ है, क्या उनका जो प्रोफेशन है, चूंकि वो सिंगिंग के प्रोफेशन में रही है, उसकी वजह से उनको हुआ है,
या फिर एक आम आदमी को भी ये हो सकता है? जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, हम दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर खुद जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि रेयर न्यूरो डिसीज से वो जूझ रही हैं और उनका इलाज अभी चल रहा है। साथ ही उन्होंने अपने तमाम फैंस से ये कहा है कि वो भी इस तरफ ध्यान दें, ईयर प्लग्स, ईयरफोन्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी समझें इस बात को। ज़्यादा वॉल्यूम में गाने सुनते हैं या टीवी शोज़ देखते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि कानों पर असर पड़ सकता है, तो उनको भी अब संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की बीमारी से आप भी ग्रसित हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई म्यूजिशियन या कोई सिंगर ही चूँकि वो गाने सुनते हैं या इस वजह से दिन भर वो ईयरफोन लगा कर रखते हैं, इस वजह से भी वो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी को भी हो सकती है बीमारी और किसी को भी ये दिक्कतें आ सकती है। ये खबर लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, ख़ास तौर पर जो कि हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनते हैं, ड्राइव करते वक्त भी वो म्यूज़िक सुनते हैं, किसी से बातचीत करते वक्त भी ईयर प्लग हटाते नहीं हैं, लगातार एयरपॉड, ईयरफोन्स लगाकर चलते हैं। ये उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में हम ऐसी बीमारी से घिर सकते हैं जो कि भविष्य में हमारे सुनने की क्षमताओं को समाप्त कर सकती है। और उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात बरतें। हमारे शरीर की जो क्षमताएं हैं वो सीमित है, और जिस तरह के एयरपैड्स, ईयरफोन्स इन दिनों आते हैं वो बहुत हाई लेवल पर उनमें गाने हम सुन सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे कानों को, दिमाग को इससे नुकसान पहुंच सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं IMA के। सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और सवाल मेरा आपसे यही था कि जिस तरह से अलका याग्निक जी का ये मामला सामने आया है रेयर न्यूरो डिजीज़ का, तो ये जो रेयर न्यूरो डिजीज़ है ये किस तरह की बीमारी है और किन लोगों को होने की संभावनाएं प्रबल होती है? अलका याग्निक जी जिस प्रोफेशन में हैं उसके लिए हम लोग इसको प्रोफेशनल हैजार्ड बोल सकते हैं। तेज आवाज में काम करना अपने आप में एक प्रोफेशनल हैजार्ड होता है, जिसमें बहुत तेज वाद्य यंत्र बजने के कारण सुनाई देने की कमी संभव होती है। हालांकि ये सेलिब्रिटी स्टार्स में होता रहा, लेकिन भारतीय सेलिब्रिटी स्टार में अमूमन पहला केस समझा जाना चाहिए, और उनको जेट के यात्रा के बाद हुई है। तो ये भी एक संभावना है कि तेज जेट इंजन की आवाज के कारण उनको हुआ हो, और दूसरे कारणों से भी होता है। हालांकि उनके ट्वीट में लिखा हुआ है कि किसी वायरल इन्फेक्शन से हुआ है। ये भी एक बहुत कॉमन संभावना है कि किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण अचानक सुनाई देने में कमी हो जाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर यदि इसका इलाज हो जाए तो संभव है कि ये सुनाई वापस आ जाता है। लेकिन 24 घंटे के बाद इसकी संभावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के मरीज का इलाज 24 घंटे में शुरू हो जाए, तो जो भी खून का थक्का किसी नर्व में या किसी वेसल में होता है उसको हम लोग डिसलॉज करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं थ्रोम्बोलिटिक एजेंट के माध्यम से। लेकिन देर होते जाए तो जो कान की सुनाई की नस है उसमें नर्व में एक ही ब्लड सप्लाई होती है। यदि वहां पर ब्लड न जाए तो उसके हमेशा के लिए डेड होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मुझे लगता है कि उनके केस में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि काबिल डॉक्टरों की देखरेख में यह संभव होता है कि सभी प्रकार का इलाज एक साथ शुरू करने में नर्व डेफनेस वापस आती है, लेकिन जिस प्रोफेशन में वो हैं उनको फिर से तेज वाद्य यंत्रों के बीच जाना पड़ेगा या केवल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए अपने आप को सीमित रखना पड़ेगा। ऐसा संभव है कि यदि वापस आए तो यदि 10-15%, 20% सुनाई वापस आए तो उनको पूरी बची हुई प्रोफेशनल लाइफ श्रवण यंत्र के सहारे बातचीत करने में या दूसरे कामों में गुजारनी पड़े। पूरी तरह प्रोफेशन में वो वापस आ जाएंगी ऐसा इसकी संभावना जो जिस प्रकार की बीमारी है उसमें बहुत कम होती है। जी बिल्कुल, अलका याग्निक जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए हम कामना करेंगे। लेकिन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आपसे सवाल ये भी है
कि हम देखते हैं कि आजकल हम सभी जो आम लोग हैं वो भी आजकल एयरपैड्स का इस्तेमाल करते हैं, ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग तो ऐसे वो दिन भर कानों में एयरपैड लगा कर रखते हैं। ऐसे में क्या उनको भी इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है? उनके लिए किस तरह का नुकसान हो सकता है? कितने देर तक एयरपोर्ट का इस्तेमाल सही होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ध्वनि प्रदूषण आज बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है और हेडफोन और ईयरपॉड का प्रचलन कोविड के बाद से बच्चों से लेकर सभी आयु वर्ग में बहुत ज्यादा बढ़ा है। खासकर त्योहारों के बाद जब डीजे वगैरह बहुत ज्यादा बजते हैं या तेज ध्वनि यंत्र कंसर्ट में लोग जाते हैं, उसके बाद अमूमन रायपुर शहर में जब होता है तो हम लोग 1, 2, 3 केसेस ऐसे देखते ही हैं जिसमें कान में सीटी की आवाज आती है। अचानक किसी को लगता है कि एक कान में कम सुनाई दे रहा है। यदि 24 घंटे के अंदर मरीज आ जाए तो उसका इलाज संभव हो पाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण आपके लिए अभिशाप है। इस प्रकार के ईयरपॉड या तेज ध्वनि में या डीजे के सामने लंबे समय तक जाना ये अवॉइड करें। और कभी कभी ये भी होता है कि जो बहुत लंबे समय तक डीजे में रहें उनको पता नहीं लगता है कि उनको हाई फ्रिक्वेंसी में सुनाई देने में कमी हो गई। जब शब्द सुनने में हेर फेर होने लगता है या दूसरी चीजें होने लगती है आसपास के वातावरण में, उनको कुछ शब्द पहचानने में, वाक्य पूरा सुनने में दिक्कत होती है, तब जांच करने में पता लगता है कि हाई फ्रिक्वेंसी में सुनाई देने में कमी हो गई। लेकिन एक बात और है कि कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक डीजे में या ध्वनि प्रदूषण में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और किसी व्यक्ति को 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट रहने से ही हो जाता है। ये सब्जेक्ट वेरिएशन है। किसी को बहुत लंबा चलने में सांस नहीं भरती और किसी को 10-100 मीटर में सांस भर जाती है। इसी प्रकार का इंडिविजुअल वेरिएशन है। पहले से पता लगा पाना संभव नहीं है कि ईयरपॉड लगाने से या फिर दूसरे ध्वनि यंत्रों का तेज प्रदूषण में जाने से किसको सुनाई देने में कमी होगी या नहीं होगी। लेकिन फिर भी इस अभिशाप से दूर रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम तेज ध्वनि वाले यंत्रों के पास डीजे में या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में न जाएं। ये आपके लिए परमानेंट सुनाई देने में कमी का कारण हो सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि अगर आप तेज ध्वनि सुनते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसान इससे जरूर पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी अपनी एक सीमा है। सीमा से ज़्यादा अगर आप सुनेंगे उसको या वॉल्यूम तेज करेंगे तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य में आपके नुकसान पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। अध्यक्ष IMA हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन सब खबरों के इतर अब उस खबर की बारी आ चुकी है जिसको लेकर पूरा देश एक ही बात कह रहा है, एक ही स्वर में कह रहा है, मान जा मानसून। जी हाँ, दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और दिल्ली NCR में तापमान 45 डिग्री के आसपास हर दिन जा रहा है। और छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो, लगभग सभी जगह पर यही हालात है। लोगों का दोपहर में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में लू को लेकर अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि अगले 3 दिनों तक लू से राहत नहीं मिलने के आसार है। देखिए इस रिपोर्ट। देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर था। यहाँ तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन इसे मानने से इनकार कर रहा है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि ज्यादातर मौतें हीट वेव और हीट स्ट्रोक से हुई हैं। उधर बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत हुई। औरंगाबाद में सोमवार को तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में गर्मी को देखते हुए समर वेकेशन 25 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ स्कूल 26 जून से खुलेंगे। ओडिशा में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से खासकर राजस्थान के उत्तरी भागों में बीकानेर संभाग, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी कि हीट वेव की परिस्थिति है।
इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में रात्रि न्यूनतम तापमान भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर है, यानी वार्म नाइट की कंडीशन बनी हुई है। इसके अलावा यदि देखें तो राजस्थान के ज्यादातर भागों में फिलहाल स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव है और आने वाले दिनों में यदि देखें तो अभी भी अगले 2-3 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उत्तरी भागों में हीट वेव की परिस्थिति रहेगी, कहीं कहीं आप देखेंगे कि वार्म नाइट की कंडीशन भी रहेगी। इसके अलावा दिन में यदि देखें तो स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स का प्रभाव भी बना रहेगा। बारिश की बात करें तो फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक ज्यादातर कोई विशेष वेदर सिस्टम नहीं है। केवल पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग में छुटपुट स्थानों पर दोपहर बाद मेघ गर्जन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रही है, जिसके चलते आज शाम से ही थोड़ा बादल और थोड़ा बारिश का भी उम्मीद है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिल्ली को खास करके नहीं बोल रहे हैं, मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का संभावना है। आज रेड के बाद कल ऑरेंज जाएंगे पंजाब हरियाणा में, और आज ऑरेंज के बाद येलो में चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और दिल्ली के लिए रेड से कल से येलो में चले जाएंगे। ईस्ट की तरफ अगर बात करें तो एक हमारा धीरे धीरे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन हो रही है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है मानसून एडवांस का। तो जो बिहार झारखंड एरिया है, वहां बिहार में आज रेड अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में, ऑरेंज अलर्ट में जाएंगे, और झारखंड में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा पेनिट्रेट करेगा ईस्ट इंडिया में, तो इसके चलते थोड़ा बादल और बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी है, तो हीट वेव डिक्रीज करेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर गुजरात में 15 से 20 जून के बीच मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार 11 जून को ही गुजरात के नवसारी में मानसून वाली बारिश हुई। कुल मिलाकर देश के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक नहीं दी है और वहां पर लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो मानसून का बेसब्री से इंतजार देश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण के इस असंतुलन के पीछे आप और हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी पर्यावरण के प्रति उतनी गंभीरता नहीं दिखा रहे। ऐसे में आपसे हमारा यही एक निवेदन है, एक अपील है कि आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण के प्रति अपने आप को ज़्यादा डेडिकेटेड करें, तभी जाकर पर्यावरण को हम सही समय पर जो मानसून या जो बाकी मौसम के बदलाव है उसके लिए एक तरीके से अपनी तरफ से एक भाव रख सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि पर्यावरण में हमारी जो भूमिका है उसका निर्वहन हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से भी मानसून का जो वक्त है या बाकी मौसमों का जो वक्त है वो असंतुलित हो चुका है। इसलिए पेड़ पौधे जरूर लगाइए, पर्यावरण के लिए आप भी रक्षक बनिए। इसी के साथ INH विशेष में आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।